शब्बीर ने रावलपिंडी में एक पढ़े लिखे और बरसरे रोजगार खानदान को खसो खाशाक की तरह बिखरते और टूटते देखा है। दो खानदानों के दरमियान रिश्तेदारी क्या रंग लेकर आई, आप भी देखिए। शब्बीर ने एक दिन देखा कि हिना की वालदा किसी से फोन पर बात कर रही थी और उनका शौहर भी करीब ही मौजूद था। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका, बस थोड़ा टाइम दें आप मुझे। जी जी, बेटी यूनिवर्सिटी से आ जाए तो फिर मैं ये बात उसके कानून में डालूंगी और फिर मैं आपको फोन करके बता दूंगी, ठीक है? ओके ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। हिना की वालदा ने फोन बंद किया तो वालिद तजस्सुस भरे अंदाज में बीवी के करीब पहुंच गए। क्या अग्नि का ही फोन था? जी मुबारक हो, देखें अल्लाह का निजाम। कल वो हमारी लड़की को देखे गया, माशाल्लाह उन्हें इतनी पसंद आई है कि निकाह की डेट मांग रहे हैं। भाई माशाल्लाह, ये तो बड़ी खुशी की खबर है। वैसे आपने क्या कहा? मैंने कहा कि मैं अपनी बेटी से पूछ के आपको बताऊंगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, उसूलन तो हमें बेटी से ही पूछना चाहिए और हमारी शरीयत भी यही कहती है। वैसे लड़का मुझे बहुत पसंद आया, सरकारी मुलाजिम है, 17 ग्रेड का ऑफिसर है और हमारी बेटी ने भी तो एमफिल कर लिया है। वैसे लड़की की थोड़ी बहुत इंक्वायरी तो आपने करवानी होगी, तो क्या ख्याल है आपका? हाँ बिल्कुल भाई, वो तो हमें करानी पड़ेगी। और आपको तो पता है आजकल हालात कैसे हैं, लोग दिखते कुछ हैं और अंदर से कुछ और होते। सही कह रहे हैं आप। ये हिना कहाँ रह गई? मैं सिर्फ फोन करूं। हेलो, हाँ हिना बेटा, कहाँ रह गई बेटा? इतना लेट क्यों हो गई? अच्छा ठीक है मेरा बेटा, ठीक है, आ जाओ। भाई आपकी बेटी कह रही है कि मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है, जल्दी से खाना बना लीजिए। अरे भाई, अपनी बेटी के लिए खाना तैयार है, उसकी पसंद का खाना पकाया है, बेफिक्र रहें आप। वेरी गुड, हमारे लिए तो कभी नहीं बनाया आपने। आप जाके आदमी को आपके लिए भी देते हैं। चलो। फैसलाबाद के रिहायशी और रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम अशफाक ने अपनी बेटी हिना की मंगनी रावलपिंडी में रिहाइश पजीर ग्रेड 17 के एक सरकारी अफसर से तय कर दी थी और दोनों खानदानों में तोहफे तहफ का सिलसिला शुरू हो गया था। हिना के घर लड़के वाले आ रहे थे और हिना की वालदा और खुद हिना भी ड्राइंग रूम की सजावट और सफाई में मसरूफ थी। अम्मी, ये बात यहाँ से रखवा दिया आपने, वहाँ रखवा देना दीवार के साथ। अच्छा तो बेटा मैं अभी रखवा रही हूँ। अच्छा तुम एक काम करना, ट्रॉली की डस्टिंग अच्छे से कर देना। अम्मी मैंने सारा काम कर दिया, बिल्कुल परेशान ना। वो लोग अभी तक नहीं आए, मैं फोन करके देखती हूँ। नहीं, बिल्कुल आप फोन मत कीजिएगा, आप पहले ही बहुत दफा फोन कर चुके हैं, अच्छा नहीं लगेगा बार बार फोन करेंगे तो। वो सोचेंगे पता नहीं क्यों बार बार फोन कर रहे हैं। अच्छा चलो ऐसा करो, देर हो रही, तुम जाके तैयारी पकड़ो, मैं किचन में देखती हूँ जो काम बचा है। तो तुम्हारे अब्बू कहाँ रह गए? पता नहीं, बताकर तो नहीं गए। अरे वो देखें आ गए। इसी दौरान हिना के वालिद भी ड्राइंग रूम में आ गए। और ये दरवाजा क्यों खुला छोड़ देते हो तुम लोग? बंद रखा करो भाई, तुम्हें पता है ना आजकल डकैतियां होती फिर रही हैं। फूले से खुला रह गया और अब 2 बच्चों के, आप जाके कपड़े चेंज करें। तो मुझे क्या करना है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई। चेंज करना है आपको। अच्छा बाबा, तुम कहती हो तो मैं कर देता। अच्छा अब्बू, वो आपके कबर्ड में मैंने कपड़े प्रेस करके रख दिए, आप ले लीजिएगा वहाँ से। ठीक है बेटा, मैं भी जाकर चेंज करके। जल्दी से चेंज करो। थोड़ी देर बाद शब्बीर ने देखा कि ड्राइंग रूम में हिना का मंगेतर मुजाहिद, उसके वालिदैन और हिना के वालिदैन भी मौजूद थे। मेहमानों को नाश्ता कराया जा रहा था। फिर हिना सर पे दुपट्टा लिए अंदर आई, उसने सबको अदब से सलाम किया और ट्रॉली वापस लेकर चली गई। फैसलाबाद की रिहायशी इकोनॉमिक्स में एमफिल हिना की कुछ अरसे बाद मुजाहिद से शादी हो गई और वो अपने शौहर के साथ रावलपिंडी मुंतकिल हो गई। एक दिन शब्बीर ने देखा कि हिना के घर की घंटी बजी तो उसकी सास ने हिना से दरवाजा देखने के लिए कहा। हिना देखो गेट पे कौन है? जी अम्मी देखती हूँ। हिना ने दरवाजा खोला तो कोई रिश्तेदार खातून मौजूद थी। जी अस्सलाम वालेकुम। अम्मी, कोई खुर्शीद आपा आई हैं।
अच्छा खुर्शीद साहबा, अरे आओ आओ अंदर बुला के लेके आओ। अरे अरे आपा, वालेकुम अस्सलाम। आए आए, बैठे बैठे। बहुत दिनों बाद चक्कर लगाया आपने। अरे बहुत बहुत मुबारक हो। वो मैं अपनी शर्मिंदगी मिटाने आई हूँ ना, शादी में नहीं आ सकी थी ना इनकी। अरे नहीं आपा, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे पता है आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। अरे अरे इधर आओ बेटी। जी। अरे आपा क्या कर रही है, इसकी क्या जरूरत है? अरे वाह, शादी में नहीं आई तो क्या बहू को मुंह दिखाई नहीं दूंगी? अरे आंटी अब तो 1 साल हो गया शादी को, अब इसकी क्या जरूरत है? अरे लो इनकी बातें सुनो। अरे लो बेटा रखो। शाबाश शाबाश। बहुत शुक्रिया। और आपा और बताएं, सब ठीक तो है ना? हाँ अल्लाह का शुक्र है सब। और पोता पोती की क्या खबर है? इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। अरे आंटी अब तो 1 साल हो गया शादी को, अब इसकी क्या जरूरत है? अरे लो इनकी बातें सुनो। अरे लो बेटा रखो। शाबाश शाबाश। बहुत शुक्रिया। और आपा और बताएं, सब ठीक तो है ना? हाँ अल्लाह का शुक्र है सब। और पोता पोती की क्या खबर है? पोता पोते भी हो जाएंगे, अभी शादी को 1 साल तो हुआ है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये सवाल सुनकर हिना वहाँ से चली गई। सास ने एक नजर बहू की तरफ देखा और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए जवाब देने लगी। अरे आपा, हमें कोई कुछ बताता ही नहीं है, कब होगा, होगा भी कि नहीं। सास ने जब देखा कि बहू चली गई है तो उसके चेहरे के तासुरात बिल्कुल तब्दील हो गए। अरे क्यों नहीं इंशाल्लाह बहुत अच्छा पोता होगा। अरे हाँ वो मेरी एक डॉक्टर नहीं जानने वाली, अगर तुम चाहो तो वहाँ दिखा दो बहू को। बस रहने दे आपा, वो मुआयना नहीं कराएंगी, कहती है कि मैं ठीक हूँ, अपने बेटे का मुआयना कराएं। अरे गजब को जाका, लगती तो नहीं है वो ऐसी। आपा लोग अंदर से कुछ होते हैं और बाहर से कुछ होते हैं। अरे बहू चाय ले आई, मेरी बहू बहुत अच्छी चाय बनाती है। अम्मी बस भी करें आप मेरी तारीफ है, अब जैसी भी बनाइए आप पी लें। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। ये ले अम्मी। लाओ बेटा लाओ। अरे आपा पूरे घर का काम करती है मेरी बहू। माशाल्लाह प्यारी भी है बहुत। शादी के 3 बरस तक हिना के यहाँ कोई औलाद ना हो सकी और उसे बांझपन के ताने सुनने पड़े। शौहर भी बुरी तरह बरगस्ता हो चुका था और मियाँ बीवी के अब वाजिबी से ताल्लुकात चल रहे थे। शब्बीर ने एक दिन देखा कि हिना का शौहर सुबह के वक्त दफ्तर जाने की तैयारी कर रहा था और उसे उसकी टाई नहीं मिल रही थी। वो इंतहाई गुस्से के आलम में था और अलमारी से कपड़े निकाल निकाल कर फेंकता जा रहा था। टाई कहाँ है मेरी? हिना टाई मिल जाएगी मेरी? क्या हो गया, क्यों शोर मचाए जा रहे थे? ये क्या कर रहे हैं, पूरा कमरा फैला दिया है। यही तो रखी है टाई। पता नहीं कहाँ रख। सही से देखते नहीं और शोर मचाते रहते हैं। ये ले। शौहर ने हिकारत से टाई छीन ली। हनी किस मनहूस घड़ी है, मेरी तुमसे शादी हो गई थी। पता नहीं किस बात का गुस्सा निकाले जा रहे हैं, हर वक्त मुंह फूला रहता है आपका। हाँ फूला रहता है, तुम्हारे खानदान वालों ने ताने दे दे के दिमाग खराब किया हुआ है कि बे औलाद हूं। तो उसमें मेरा क्या कसूर है, जाकर दिखा दे डॉक्टर को। मैं क्यों दिखाऊं? मैं क्यों दिखाऊं भाई? तो मत दिखाए ना, जब देखो धौंस जमाते रहते हैं, हर वक्त चिड़। दिमाग खराब करके रखा है। हिना कपड़ों के ढेर को अलमारी में ठूंस कर जाने लगी तो उसका शौहर भी टाई गले में अटका कर बाहर निकल गया और जाते जाते दरवाजा जोर से बंद करता गया। शादी के 3 साल के बाद हिना के यहाँ एक लड़की की पैदाइश हुई, जिस पर हिना का शौहर अपनी बीवी से मजीद मुतनफ्फिर हो गया। शब्बीर ने देखा कि हिना का शौहर भूखा था और अपनी बीवी को आवाज दे रहा था। कहाँ हो भाई? खाना मिलेगा या नहीं इस घर में? अरे आ रही हूँ ना, थोड़ा रुक जाए, मुन्नी को सुलाकर आती हूँ, देती हूँ खाना। कब से इंतजार कर रहा हूँ, भाड़ में गई तुम्हारी मुन्नी और तुम। खाना लाके दो मुझे। शोर मत मचाए, आ रही हूँ। पता नहीं क्यों शोर मचाए जा रहे हैं, बोला है आ रही हूँ फिर भी शोर कर रहे हैं। ये ले खाना। जुबान से ज्यादा अगर हाथ चला लो ना तो मेरा दिमाग खराब नहीं है कि मैं शोर करूंगा।
हाथ ही चला रही थी, सुला रही थी उसे। आप तो शोर करे जा रही हैं यहाँ पर। अभी सुला कर आएंगे, उठ जाएगी वो। रख दिया ना खाना, अब दफा हो जाओ। जा ही रही हूँ। थोड़ी देर में हिना खाना ले आई और तकरीबन पटकने के अंदाज से शौहर के सामने रख दिया। जिंदगी झंड कर दिए। ये मैं निकालूं अब रोटी भी? और पोता पोता क्या खबर है? पोता पोते भी हो जाएंगे, अभी शादी को 1 ही साल तो हुआ है। हनी किस मनहूस घड़ी में मेरी तुमसे शादी हो गई थी। पता नहीं किस बात का गुस्सा निकाले जा रहे हैं। हर वक्त मुंह फूला रहता है आपका। हाँ फूला रहता है। तुम्हारे खानदान वालों ने ताने दे के दिमाग खराब किया हुआ है कि बेऔलाद हूं। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? जाकर दिखा दे डॉक्टर को। मैं क्यों दिखाऊं? जुबान से ज्यादा अगर हाथ चला लो ना तो मेरा दिमाग खराब नहीं है कि मैं शोर करूंगा। हाथ ही चला रही थी, सुला रही थी उसे। आप तो शोर करे जा रही हैं यहाँ पर। अभी सुला कर आएंगे, उठ जाएगी वो। रख दिया ना खाना, अब दफा हो जाओ। हनी किस मनहूस घड़ी में मेरी तुमसे शादी हो गई थी। बेटी की पैदाइश पर न सिर्फ शौहर बल्कि मुबैना तौर पर सास और नंदे भी खुश नहीं थीं। फिर एक रोज मियां बीवी में शदीद लड़ाई हुई, जिसके बाद एक बड़ा वाकया रूनुमा हो गया। शब्बीर ने देखा कि रात के वक्त हिना बच्ची को लिए गहरी नींद सो रही थी। शौहर ने अपनी बीवी को हिकारत और नफरत से देखा। वो कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने एक तकिया उठाया और अपनी बीवी के मुंह पर रख दिया। शौहर ने हिना को दम घोटकर खामोशी से हलाक कर दिया था। उधर जब कई रोज तक हिना के वालिदैन का बेटी से रब्ता ना हुआ तो वो परेशान हो गए। बेटी और दामाद दोनों का फोन बंद था, जिस पर वो फैसलाबाद से रावलपिंडी पहुंच गए। रावलपिंडी पहुंचने पर दामाद और उसके घर वालों ने बताया कि डाकुओं ने डकैती के दौरान उसकी बीवी को गला दबाकर हलाक कर दिया था। ये कहानी हिना के वालिदैन को हजम न हो सकी और थाना कचहरी के बाद दामाद से तफ्तीश की गई तो उसने बेटी और बीवी को हलाक करने का एतराफ़ कर लिया। ये है वो मुबैना सफ़ाक पढ़ा लिखा जाहिल और जालिम शौहर जिसने बेटी होने पर अपनी बीवी और बेटी को कत्ल कर दिया था। रिमांड के बाद जब मुजाहिद से तफ्तीश होती है, मुजाहिद को तफ्तीश के जरिए पूछा जाता है कि ये बीवी को और बच्ची को किस तरह कत्ल किया है, वो कोई चीज़ नहीं बताता। फिर इसको हम अपने पास उठा के इससे तो ये इस बात का लालच देते हैं कि अगर तुम हमें सच्ची बात बता दोगे तो हम इसका तुम्हें फ़ायदा देंगे, तुम्हें छोड़ देंगे। इस बातों में आके मुजाहिद हमें असल बात ये बताता है कि मैं, क्योंकि मेरी बीवी के साथ साबका रंजिश थी, काफ़ी दफ़ा हमारा लड़ाई झगड़ा हुआ था। बीवी मेरी वालदा को और मेरी बहनों को अपने घर नहीं आने देती थी, तो मैंने अपनी बीवी को खुद कत्ल किया है। फिर जब इससे मज़ीद पूछा जाता है कि तुमने किस तरह कत्ल किया है, तो ये बताता है कि 3 दिन पहले मेरी बीवी के साथ लड़ाई हुई, उसके बाद मैंने उसके मुंह पे तकिया रख के उसको कत्ल कर दिया। मुजाहिद के जो मतलब फैमिली है, वालदा की और सिस्टर, मुजाहिद के 4 साल तक औलाद नहीं हुई शादी के बाद, तो उनकी तरफ से बिल्कुल इसको ये ताना दिया जाता था कि तुम्हारे घर बेटा नहीं पैदा हुआ। इस चीज़ की भी तस्दीक हुई है। उसके बाद जब औलाद हुई है तो मुजाहिद खुद ये बात ये करता है कि मैंने कभी इस चीज़ को नहीं सोचा, लेकिन इसकी फैमिली की तरफ से इसको ये ताना मिलता था। लेकिन जो हमारी तफ्तीश है उसमें ये बात बड़ी वाज़ेह आई है कि मुजाहिद एक क्रिमिनल आदमी है। उसने ये सारे मतलब टूल जो यूज़ किए हैं कि मेरी औलाद नहीं थी या मेरा बेटा नहीं था, अब हमदर्दी के लिए वो यूज़ तो कर सकता है, लेकिन उसने होशो-हवास में होकर अपनी बीवी को भी कत्ल किया है, बच्ची को भी कत्ल किया है। तफ्तीश के दौरान मुजाहिद ने ये इंकशाफ किया है कि मैं अब दूसरी शादी करना चाहता हूँ। मैं अभी 18 ग्रेड में, मैंने 3 माह बाद प्रमोट होना है। अगर आप पुलिस मेरी मदद करेगी, मुझे छोड़ेगी, तो मैं दूसरी शादी करके अपना घर बसाऊंगा। इससे ये चीज़ बड़ी वाज़ेह और साफ जाहिर होती है कि मुजाहिद ने अपने होशो-हवास में और एक मनसूबाबंदी के तहत अपनी बीवी को और बच्ची को कत्ल किया है ताकि ये लोग मेरी ज़िंदगी से निकल जाएं, मैं दूसरी शादी करके दोबारा ज़िंदगी का आगाज़।
ये बदकिस्मत वाकया किस तरह पेश आया, हिना के वालिद की ज़बानी आप खुद ही सुन लीजिए। मैंने कहा यार आप मेरी बात कराते, कहता जी वो कहता था कि मेरी कोई तबीयत नहीं ठीक है, लिहाजा मैं करता हूँ। तो उसके बाद दोबारा फ़ोन ही नहीं उठाया किसी ने। मैं अगले दिन फिर मंगल को वहाँ से अपने गांव से चल पड़ा इधर को, इस्लामाबाद रावलपिंडी की तरफ। तो मैं तकरीबन 8:30 पहुँचा हूँ तो देखा कि घर के आगे वो हमसाए वगैरह और ये इसके भाई वगैरह खड़े हैं। तो कहते जी डेथ हो गई है। तो जब मैंने अंदर जाके देखा तो मेरी बेटी जो है 2-3-4 दिन पहले की फौत हुई थी, क्योंकि उसकी बॉडी जो है ना वो ख़राब हो चुकी थी। जो नवासी है वो भी फौत हुई थी, लेकिन वो उसकी बॉडी ठीक थी। वो चंद घंटे पहले ऐसे लगता था जैसे चंद घंटे पहले फौत हुई। उसके भी मुंह से खून था, जिस तरह उसको ना दबा के ना मुंह उसका तो उसको मारा है। तो बेटी का तो ऐसे तब पता नहीं चल रहा था कि उसकी शक्ल ही बिगड़ गई थी, जैसे जलाया हुआ है पहले मार के, तो उसको मटाने के लिए ना अपने सबूत को, तो पता नहीं वो क्या क्या करता रहा। पाँव भी जले हुए लगते थे। वो बाद में उसने किया, पहले यानी कहता है कि अब कहता है कि मैं वो पहले उसको मार दिया था मैंने, सराहना मुंह पे रख के। माँ बाप ने खून पसीना एक करके बेटी को लिखाया पढ़ाया, अच्छी तरबियत की और बज़ाहिर एक पढ़े लिखे नौजवान से शादी कर दी। लेकिन उनको क्या मालूम था कि वो अपनी बेटी को एक दरिंदे के हवाले कर रहे थे जो उसे कत्ल कर देगा, महज इसलिए कि उसने एक बेटी को जन्म दिया था। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने साहिवाल में एक प्यारे बच्चे को देखा है जिसे उसकी माँ दिलो जान से चाहती थी, लेकिन वो अपनी खालाओं और मामूओं की तवज्जो से महरूम था। अब्बा जी ने जो जायदाद तकसीम की है उसमें से ज्यादा हिस्सा तुम्हें दिया जा रहा है। अगर अब्दुल्ला को कुछ हो गया तो तुम्हारी बहन की जायदाद किसको मिलेगी? बहन भाइयों में तो बटेगी। ऐसा लगता है किसी अमीर खातून का घर है। शौहर की बातों से अब्दुल्ला की सौतेली बहन कुछ और तरह से सोचने लगी थी। इतना कुछ तो अब्बा जान ने आप लोगों को दिया है, वो हिस्सा कम तो नहीं है, फिर भी दूसरों के हिस्से पे नजर है आप लोगों की। 8 साल का अब्दुल्ला था ही इतना प्यारा कि जो उसे देखता उसे प्यार आ जाता। शब्बीर ने अब्दुल्ला को देखा तो वो चुपचाप अपने स्कूल का काम कर रहा था। बेटा इतनी देर से काम कर रहे हो, भूख नहीं लग रही क्या? अम्मी बस थोड़ा सा काम रह गया, उसके बाद खा लूंगा। नहीं, पहले खाना दो ये मुझे। जाओ हाथ मुंह धो, मैं खाना लेकर आ रही हूँ। जाओ। थोड़ी देर में शब्बीर ने देखा कि अब्दुल्ला की माँ अपने बेटे को अपने हाथों से खाना खिला रही थी। इसी दौरान अब्दुल्ला की खाला का फोन आ गया। हाँ बाजी। हाँ जरा, क्या कर रही थी? अब्दुल्ला को खाना खिला रही हूँ। क्यों बिगाड़ रही हो तुम उसको? उसको बोलो खाना खुद खाया करे, बड़ा हो गया है वो। अरे बाजी वो जब तक खाना ही नहीं खाता जब तक मैं ना खिलाऊं। हाँ बिगड़ जो गया है। अरे बाजी क्यों कह रही हो मेरे बेटे को इस तरह? बेटा मुंह तो खोलो। मैं इसलिए कह रही हूँ कि अब तो वो हमें सलाम दुआ भी नहीं करता है। अरे बाजी बच्चा है। अब्दुल्ला खाला कह रही है तुम उनको सलाम नहीं करते। अम्मी मैं तो करता हूँ, पर वो खुद ही इतना बुरा सा मुंह बना लेती हैं। बाजी वो तो कह रहा है आप ही बुरा सा मुंह बना लेती हैं। लो अब उसे झूठ की भी आदत पड़ गई। खैर मैंने तो इसलिए फोन किया था कि मुझे भाईजान बता रहे थे कि अब्बा जी ने जो जायदाद तकसीम की है उसमें से ज्यादा हिस्सा तुम्हें दिया जा रहा है। जा बेटा हाथ मुंह धो ले। क्या कह रही थी बाजी तुम? कुछ नहीं। खैर मैं घर आऊंगी ना फिर आराम से तुमसे बात करूंगी। अच्छा बाजी, अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है। थाना गल्ला मंडी की हुदूद में वाक़े नवाही गांव 86 9L में रिहाइश पजीर अजरा के वालिद ने 2 शादियां की थी। दोनों बीवियों से औलादी थी। अजरा के वालिद ने अपनी जायदाद दोनों बीवियों की औलादों में तकसीम कर दी थी। अजरा की कोई औलाद नरीना नहीं थी। उसने अपनी एक सहेली के बेटे को गोद लेकर पाला था जो अब 8 बरस का हो गया था। 8 साल अब्दुल्ला नामालूम वजूहात की बुनियाद पर सौतेली खाला की आंख में खटकता रहता था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि अब्दुल्ला की खाला और उसका खालू किसी गहरी सोच में थे। हाँ भाई, तो क्या सोचा तुम्हारी बहन ने? किस बारे में? अरे अब्दुल्ला के बारे में। मुझे नहीं पता भाई, वो जाने और उसका बेटा जाने। अरे काहे का बेटा?
ले पालक है। ले पालक है तो क्या हुआ? अजरा ने उसे माँ बन के पाला है। और अब सुना है कि अब अपनी जायदाद भी उसके नाम कर रही है तुम्हारी बहन साहिबा। हाँ तो सही तो कर रही है भाई। अजरा अपनी जायदाद अपने बेटे के नाम नहीं करेगी तो फिर किसके नाम करेगी? पता नहीं शर्म में ऐसी गुंजाइश है भी या नहीं। अरे क्या तुम शराह को लेकर बैठ गए हो? मुझे नहीं पता कि शराह में क्या हुक्म है, लेकिन जहाँ तक मेरी अकल कहती है ना तो अजरा अपनी जायदाद का हिस्सा अपने बेटे के ही नाम करेगी, चाहे वो ले पाला की क्यों ना हो। अरे सारी जिंदगी बेवकूफ की बेवकूफी रहोगी। अरे फर्ज करो मेरे मुंह में खाक, अगर अब्दुल्ला को कुछ हो गया तो तुम्हारी बहन की जायदाद किसको मिलेगी? बहन भाइयों में तो बटेगी। होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता। और तुम ये क्या सुबह सुबह कहानियां लेके बैठ गए हो? मैं वैसे भी आज अजरा के घर जा रही हूँ, उसने मुझे बुलाया था। अच्छा अच्छा, मेरा भी सलाम कह देना। और ये देख रही दीवार में दरारें आ रही हैं। तो मैं बोल रहा था अगर कुछ पैसे मिल जाते तो मैं घर को ठीक करवा देता। अपनी बहन के घर जा रही हो ना, उसका घर देखना जरा, ऐसा लगता है किसी अमीर खातून का घर है। और बातों बातों में ना अपनी बहन को जरा टटोलना कि जायदाद का कितना हिस्सा उसके हिस्से में आ रहा है। मुझे ना ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं तुमको। जा रही हूँ मैं अजरा के घर। बस बक 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 बक। शौहर की बातों से अब्दुल्ला की सौतेली बहन कुछ और तरह से सोचने लगी थी और 8 साल अब्दुल्ला उसकी निगाहों में मजीद खटकने लगा था। शब्बीर ने देखा कि दरवाजे पर बेल हुई तो अब्दुल्ला दौड़कर दरवाजे पर चला गया। कौन? अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी कहाँ है तुम्हारी? किचन में। कौन आया? अम्मी खाला आई है। सलाम किया तुमने? हाँ हाँ सलाम कर लिया। तुम कहाँ हो? अरे अस्सलाम वालेकुम बाजी, मैं बस किचन में साग बना रही थी। जाओ गेट बंद करो और खाला को पानी पिलाओ। माशाल्लाह से बड़ा हो गया तेरा बेटा। हाँ माशाल्लाह 8 साल का हो गया है। हाँ बस अपना होता तो ज्यादा अच्छा होता। क्या मतलब बाजी? मेरा जिगर का टुकड़ा है वो, और ऐसी बात ना किया करो। अब हम क्या कह सकते हैं? अल्लाह ताला ने अपना नहीं दिया तो गैर सही। मैंने उसे ऐसा कुछ नहीं बताया। अगर उसे पता चल गया ना तो गजब हो जाएगा। खैर कल तुम्हारे बहनों ही कह रहे थे कि ले पालक का जायदाद में शरई तौर पे कोई हिस्सा नहीं होता। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। अब हम क्या कह सकते हैं? अल्लाह ताला ने अपना नहीं दिया तो गैर सही। मैंने उसे ऐसा कुछ नहीं बताया। अगर उसे पता चल गया ना तो गजब हो जाएगा। खैर कल तुम्हारे बहनों ही कह रहे थे कि ले पालक का जायदाद में शरई तौर पे कोई हिस्सा नहीं होता। क्यों? उनको इतनी फिक्र क्यों है मेरी जायदाद की? थोड़ी बहुत है, जो भी है वो मेरी है और मैं कुछ भी करूं। हाँ हाँ खैर तुझे पता तो है वो हर किसी के काम में टांग अड़ाते हैं। छोड़ तू उन्हें। वैसे बाजी हद है हद इसकी। इतना कुछ तो अब्बा जान ने आप लोगों को दिया, वो इसका कम तो नहीं है, फिर भी दूसरों के हिस्से पे नजर है आप लोगों की। अल्लाह ना करे। अरे हम क्यों तेरी जायदाद पे नजर रखने लगे? मैं तो ऐसे ही एक बात कह रही थी, तू तो बुरा ही मान गई। अब्दुल्ला पानी लेकर आओ और खाला के पास आकर बैठो। इतने दिन के बाद आई है खाला। आज माशाल्लाह से इतना प्यारा बच्चा है, मगर हमें तो लिफ्ट ही नहीं कराता। खाला के घर क्यों नहीं आते तुम? मामा लेकर ही नहीं आती। मम्मा लेकर नहीं आती? आप खुद ही तो कहते हो वहाँ कोई आपसे प्यार नहीं करता। नहीं नहीं नहीं, बच्चा बिल्कुल सही कह रहा है। भाई तू अब हमसे मिलना ही नहीं चाहती है। सच बात यह है। तेरा साग जल रहा है, देख जाके जल्दी। अच्छा मैं आती हूँ। तुम बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है? मम्मा से कहना संडे को खाला के घर जाना है, ठीक है?
अब्दुल्ला की खाला मुनाफिकत की आखिरी सतह पर थी। उसके दिल में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। बहन का ले पालक उसकी आंख में बुरी तरह खटक रहा था और बहन को जायदाद हाथों से निकलती नजर आ रही थी। शब्बीर ने एक दिन देखा कि अजरा के सौतेले शादीशुदा भाई बहन सर जोड़कर बैठे हुए थे और राजदारी से कोई मंसूबा बना रहे थे। फिर शब्बीर ने देखा कि अब्दुल्ला की खाला एक रात खामोशी से अपनी बहन के घर में दाखिल हुई तो सब सो रहे थे। वो दबे कदमों अब्दुल्ला की पलंग के पास गई, उसे कुछ सुंघाया और फिर बहुत एहतियात के साथ गोद में उठाकर उसे घर से बाहर ले आई, जहां वो किसी के साथ मोटरसाइकिल पर अब्दुल्ला को बिठाकर ले गई। दूसरे रोज अब्दुल्ला को घर में ना पाकर उसकी मां ने हंगामा खड़ा कर दिया था। सौतेले बहन भाइयों से पूछा तो उन्होंने लाइलमी का इजहार किया, जिसके बाद अब्दुल्ला की मां ने अपनी सौतेली बहन और दीगर रिश्तेदारों पर अपने बेटे के अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया। पुलिस ने तफ्तीश की तो अजरा की सौतेली बहन आसमा ने बच्चे को गला दबाकर कत्ल करने और लाश नहर में फेंकने का एतराफ कर लिया। अब्दुल्ला को गला दबाकर कत्ल करने के एतराफ के बाद रेस्क्यू टीमों ने बच्चे की लाश तलाश करना शुरू कर दी थी। ये है वो मनाजिर जब रेस्क्यू टीम नहर में बच्चे की लाश तलाश कर रही थी। बिलाखिर लाश मिल गई। पुलिस ने दीगर मुल्जिमान को भी गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने इस अफसोसनाक वाक़े के बारे में शब्बीर को जो कुछ बताया था वो ये है। इसमें खातून अजरा बीबी जिन्होंने एक बच्चा अडॉप्ट किया था, अब्दुल्ला बच्चे का नाम है, और उसको 8 साल पहले इसने अडॉप्ट किया था। तो अजरा बीबी के नाम अपनी विरासत में 3 कनाल ज़मीन आई और जो कि वो अपने ले पालक बेटे के नाम करना चाहती थी। ये बात उसकी फैमिली को काबिल कबूल नहीं थी और उसका जो एक भाई और सौतेली बहनें, उन लोगों ने मनसूबाबंदी की और इनका एक अजीज था जो कि एक वेटरनरी डॉक्टर था, उसके साथ उन्होंने प्लानिंग की और उस बच्चे को मारने का मनसूबा बनाया। इसके बाद उन्होंने उस बच्चे को घर से अगवा किया और उसका गला दबा के उसकी लाश करीबी नहर में फेंक दी। तो इसमें जैसे ही पुलिस को इत्तला मिली, पुलिस ने बड़ी अच्छी कार्रवाई की और ये मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया और उसके बाद नहर की जो इन्होंने तलाश कई तरह के गोताखोरों को बुलाया और पूरी नहर की बंदी की और उसकी डेड बॉडी नहर से बरामद कर ली। इस वाक़े में मुलविस तमाम सफाद मुल्ज़िमान जो हैं वो अब सब गिरफ्तार हो चुकी है पुलिस ने। और ये है 8 साला बच्चे की माँ। मियाँ मेरा 5 साल हो गए फौत हो गया होया सी। एक मेरी बेटी गुंगी बैरी, वो मेरे कोल ते एक बेटा, एक मेरी मजदूर अम्मी। असी चारों जने इत्थे रह रहे सी। यह जगह विरासत सी मेरे अब्बू दी जगह सीगी, मेरे चाचू होना दे नाल। उन्हां दे हिस्से उन्हां नूं दे छड्डे, जेड़े मेरे अब्बू दा हिस्सा सी वो मेरी अम्मी दे नाम सी। पिछों उनके पीछे सी मेरे कजन, मेरे चाचे सके दे बेटे। जमीन दी खातर उन्होंने सारे ने चुक्या चुकाया सी। उन्होंने गल मनदे सी सारे, जो भी करांदे सी वही करांदे सी। उन्होंने सारे ने मिल मिला के मेरे बच्चे नूं राती सुते पे नूं बेचारे ने चुक लिया। मैं 10-10:30 बजे बच्चा सो रहा, मैं 11 बजे तक नमाज पढ़ के सारे ताले तुले ला के सुती हाँ। वो पिछों दी आए ने कमरे दे उपरों दी ते सीढ़ियां कमरे चो उतर के ते मेरे बेटे नूं चुक लै गए ने। मैं तकरीबन 2 बजे साइड मारी ते मैं रजाई देन लगी आंदे उत्ते ते मेरा बच्चा गायब। मेरा बच्चा ना चुक लिया। मेरे चाचू दे बेटे मेरे दुश्मन, जमीनां जायदादां उन्हां नूं चाहीदियां, किसे होरनां ने की करनियां ने। विच मेरे सतेले भैणा भरा भी शामिल। शब्बीर को मालूम हुआ है कि अजरा का शौहर 5 बरस पहले इंतकाल कर चुका था और अजरा अपनी एक माजूर बेटी और ले पालक अब्दुल्ला की परवरिश कर रही थी कि सौतेले बहन भाइयों ने जायदाद की लालच में बच्चे को कत्ल कर दिया। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अब्बा जी ने जो जायदाद तकसीम की है उसमें से ज्यादा हिस्सा तुम्हें दिया जा रहा है। अगर अब्दुल्ला को कुछ हो गया तो तुम्हारी बहन की जायदाद किसको मिलेगी? बहन भाइयों में तो बटेगी।
ऐसा लगता है किसी अमीर खातून का घर है। शौहर की बातों से अब्दुल्ला की सौतेली बहन कुछ और तरह से सोचने लगी थी। इतना कुछ तो अब्बा जान ने आप लोगों को दिया है, वो हिस्सा कम तो नहीं है, फिर भी दूसरों के हिस्से पे नजर है आप लोगों की। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।